नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एसएससी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन की। और आज के सेशन में हमने लिया है फिल इन द ब्लैंक्स को, जो एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2 जुलाई 2019 और 3 जुलाई 2019 वाले क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। ये रहे आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स। आज की वीडियो के 141 से हम स्टार्ट करेंगे और आगे तक चलते जाएंगे। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स कई बार बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर वोकैबुलरी पढ़ाइए। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं इन ईयर्स में, ये वोकैबुलरी बेस्ड ही हैं। किसी वर्ड के मीनिंग को जानना ही काफी नहीं होता, उस पर्टिकुलर वर्ड को किस तरह की स्ट्रक्चर में, किस तरह के सिंटैक्स में, किस तरह के डोमेन में, किस तरह की कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये भी जरूरी है, ये समझना भी जरूरी है। तो हम शुरू कर लेते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, पहले सेंटेंस से। द थिक स्मोक, ब्लैंक दिया हुआ है आपको, आउट ऑफ द लैंडफिल साइट इज मेकिंग द सिटीज पोल्यूटेड एयर इवन मोर टॉक्सिक। सेंटेंस की स्ट्रक्चर को, यानी कि सिंटैक्स को और वर्ड शब्दों के मीनिंग को, दोनों को समझना यहाँ पर जरूरी है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए कई बार आपकी सिंटैक्स आपकी हेल्प करेगी, कई बार शब्दों के मीनिंग से आपको पता चलेगा कि इन चारों में से किस ऑप्शन को उठाकर यहाँ पर ब्लैंक में फिल करना होता है। द थिक स्मोक, देखिए ये आपको एक नाउन फ्रेज दी गई है। स्मोक यहाँ पर नाउन है, थिक आया है इसके लिए एडजेक्टिव के रूप में, इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, और स्मोक के लिए ही आर्टिकल लगा दिया गया है जो कि एक डिटर्मिनर है, द। अब ये जो नाउन फ्रेज आपको दी गई है, निश्चित रूप से ये सब्जेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ पर बनेगी नहीं। इसके बाद एक ब्लैंक दिया गया है यहाँ पर। इस तरह की सिचुएशन में अगर आप इस सेंटेंस के इस स्ट्रक्चर पर, सिंटैक्स पर फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह की स्ट्रक्चर दी है और किस तरह के ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। एक नाउन फ्रेज आपको शुरू में दे दी, उसके बाद ब्लैंक दिया गया, उसके बाद यहाँ पर लगा है आउट। अब ये जो वर्ड है आउट, ये प्रीपोजिशन भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। अगर ये प्रीपोजिशन होता तो निश्चित रूप से इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा होता जो कि कोई नाउन या प्रोनाउन होता, लेकिन हम देखते हैं इसके बाद तो एक और प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, इसलिए जो आउट है ये प्रीपोजिशन के फंक्शन में तो है नहीं, ये है एडवर्ब के फंक्शन में। और एडवर्ब लगाए जाते हैं किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए। तो किसको मॉडिफाई करने के लिए आया होगा? निश्चित रूप से ही इससे पहले कोई ऐसा वर्ड आएगा जिसको मॉडिफाई करने के लिए आया है, और वो वर्ड वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब में से कुछ और होगा। और यहाँ पर हम ऑप्शंस देखते हैं तो बर्निंग, टॉसिंग, बिलोइंग और रॉकिंग, मतलब चारों ऑप्शन में वर्ब्स दी गई हैं आपको। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई मिलती है। आगे ऑफ प्रीपोजिशन लगा है, उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखा है द लैंडफिल साइट। लैंडफिल साइट क्या होता है मैं भी आपको बता दूंगा। ये द लैंडफिल साइट एक नाउन फ्रेज हो गई, ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गई। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक एडवर्ब, और एक एडवर्ब भी ऐसा जो किसी वर्ब के लिए आ सकता है। आउट, अगर आउट एडवर्ब की अगर हम बात करें तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और एडवर्ब प्लेस लगाए जाते हैं, एडवर्ब प्लेस लगाए जाते हैं किसी वर्ब का, यानी कि किसी एक्शन का प्लेस रिफर करने के लिए, कि वो एक्शन किस प्लेस पे हुआ या हो रहा है या होगा, कुछ भी ऐसा। तो अगर एडवर्ब प्लेस यहाँ पर लगा हुआ है तो निश्चित रूप से किसी वर्ब के लिए, किसी एक्शन के लिए आया है। अब इन चारों में से कौन सा एक्शन यहाँ पर आ सकता है, ये समझने के लिए जरा इनके मीनिंग को जानना और जरूरी है। बर्निंग, देखिए एक बात और ऑप्शन को देखकर आपको समझ में आनी चाहिए कि चारों ही ऑप्शन में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको दी गई है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म पूरी इंग्लिश ग्रामर में 3 जगह इस्तेमाल करते हैं आप। पहली तो वो आती है कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए मेन वर्ब के रूप में। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जब आप कंटिन्यूटी एक्सप्रेस करने के लिए मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो वो बी की किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। बी की कोई भी फॉर्म हो सकती है, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन हो सकती है। ये सारी की सारी इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, ये बी की फॉर्म होती है। तो बी की कोई भी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है जब हम मेन वर्ब की तरह, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए। ऐसी सिचुएशन तो यहाँ पर है नहीं, कोई बी की फॉर्म यहाँ पर इज, एम, आर, वाज, वर, बीन यहाँ पर लगी हुई नहीं है। तो ये जो 4 वर्ब आपके सामने लिखी गई हैं ये मेन वर्ब नहीं है। फिर ये हो सकती है प्रेजेंट पार्टिसिपल या जीरेंड। अब जो जीरेंड होते हैं उनका फंक्शन निश्चित है, जीरेंड नाउन की तरह काम करते हैं, और नाउन या तो सब्जेक्ट हो सकते हैं या ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तो हमने इस फ्रेज को बना दिया, ये जो नाउन फ्रेज लिखी हुई है ये सब्जेक्ट ही है। ऑब्जेक्ट भी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट आने के लिए इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लिखी हुई होती, तो जीरेंड तो ये है नहीं।
ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होते हैं ये सारे के सारे चारों ही ऑप्शन आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, वो किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर ब्लैंक में जो लगाया जाना है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया जाना है, और एडजेक्टिव उसका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, एडजेक्टिव के फंक्शन में वो आएगा। और ये एडजेक्टिव किसके लिए आया है? आउट के लिए नहीं, ये एडजेक्टिव आया है इस स्मोक नाउन के लिए। आउट उस वर्ब के प्लेस को बताने के लिए आया, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल मूल रूप से तो एक वर्ब ही है। वर्ब के आईएनजी फॉर्म को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं। वो एडजेक्टिव के फंक्शन में आ जाता है, लेकिन मूल रूप से होता वो एक वर्ब ही है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो उस वर्ब के यानी कि उस वर्ब में जो एक्शन है उस एक्शन के प्लेस को बताने के लिए हमने आउट लगा दिया। ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। इतनी सी बात आपको देखते ही समझ में आ जानी चाहिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो। अब यहां पर हम देखेंगे कि कौन से मीनिंग का, किस मीनिंग का एक्शन या किस मीनिंग की वर्ब यहां पर स्मोक के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकती है इस सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव मीनिंग को सेटिस्फाई करने के लिए, ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। एक बार फिर से एक बार सेंटेंस को पढ़ लो ताकि आप इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन लगा सके। द थिक स्मोक ब्लैंक दिया गया है आउट ऑफ द लैंडफिल साइट इज मेकिंग द सिटीज पोल्यूटेड एयर इवन मोर टॉक्सिक। देखिए बर्निंग अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो बर्निंग, अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बर्निंग यहाँ पर लगा रहे हैं तो किसके लिए लगा रहे हैं? स्मोक के लिए लगा रहे हैं। क्या स्मोक को बर्न किया जा सकता है? क्या स्मोक बर्न हो सकता है? कोई चीज बर्न होती है तब उसमें से स्मोक निकलता है, स्मोक को तो बर्न नहीं कर सकती ना। तो ये तो ऐसा प्रेजेंट पार्टिसिपल है नहीं जो स्मोक के लिए आ सके। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव मीनिंग को कन्वे करते हैं, वो जिस नाउन के लिए लिखे जाते हैं वो नाउन ही उनका डूअर होता है। क्या स्मोक बर्न कर सकता है? नहीं, तो इस ऑप्शन को तो हटा दो। टॉस का मतलब होता है टू थ्रो समथिंग केयरलेसली। किसी भी चीज को अगर मैं केयरलेसली थ्रो कर दूं तो मैंने उसको टॉस कर दिया। क्रिकेट में टॉस किया जाता है, अगर इस पेन को मैं केयरलेसली थ्रो कर दूं तो मैंने इसको टॉस कर दिया। तो क्या स्मोक को टॉस किया जा सकता है? अगर मैं लिखूं स्मोक टॉसिंग तो क्या स्मोक टॉस हो सकता है? नहीं, ना तो वो हो सकता है ना वो किसी को टॉस कर सकता है। बिलोइंग, बिलोइंग अच्छी वर्ब है। बिलोइंग के मतलब को आप समझेंगे बिलो, BILLOW। बिलो का मतलब होता है टू स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। ये वाला जो मीनिंग है टू स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, ये वाला जो मीनिंग है स्मोक के लिए यहां पर फिट बैठता है। जो चौथा आपका ऑप्शन है रोकिंग, रोक एक वर्ड होता है रोक। रोक का मतलब होता है पीस ऑफ स्टोन। कोई भी सड़क से एक पत्थर उठा लीजिए, पत्थर का टुकड़ा उठा लीजिए, उसे रोक कहते हैं। रोक जब नाउन होता है तो उसका मतलब होता है पत्थर का टुकड़ा, अ पीस ऑफ स्टोन। रोक जब वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है टू कॉज समथिंग मूव बैकवर्ड और फॉरवर्ड। कोई भी इंसान बैठा हुआ है, मैंने उसको आगे पीछे हिला दिया, मैंने उसको रोक कर दिया। ये पेन यहां पर रखा हुआ है, मैंने इसको आगे पीछे हिला दिया, मैंने इसको रोक कर दिया। टू कॉज समथिंग टू मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, टू कॉज समथिंग टू मूव बैकवर्ड और फॉरवर्ड। शब्दों पर ध्यान दीजिए, राइटिंग मेरी थोड़ी खराब ही रहती है। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन आ जाएगा मीनिंग के हिसाब से, द थिक स्मोक ब्लोइंग आउट ऑफ द लैंडफिल साइट इज मेकिंग द सिटीज पोल्यूटेड एयर इवन मोर टॉक्सिक। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और मैं बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बताकर चलता हूं, वो ये कि ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है एडजेक्टिव के फंक्शन में ही है। अब ये जो एडजेक्टिव है ये जब किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आते हैं तो नाउन से पहले लगाए जाते हैं। जैसे ये वाला जो एडजेक्टिव लिखा हुआ है थिक, ये इस नाउन से पहले आया है। आप कोई भी नाउन फ्रेज लिखते हो, अगर उसमें आपको एडजेक्टिव लिखना हो, मैं लिखूं पुअर गर्ल, मैं लिखूं पुअर गर्ल, तो आपने क्या किया? पुअर एडजेक्टिव को गर्ल के लिए मॉडिफाई करने के लिए लगाया और इस नाउन से पहले लगाया। लेकिन यहां पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव के फंक्शन में है, ये इस नाउन के बाद में क्या लिखा है? वो इसलिए क्योंकि आगे जो आने वाले शब्द हैं, आगे जो लिखी जाने वाली फ्रेज है, वो इस एडजेक्टिव के प्रेजेंट पार्टिसिपल के मीनिंग से रिलेट कर रही है। अगर आगे लिखे जाने वाले एडवर्ब या कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज उस एडजेक्टिव के लिए आई हो, उस एडजेक्टिव के मीनिंग से रिलेट करे, तो एडजेक्टिव को नाउन के बाद लिखा जाना चाहिए। 141 का थर्ड ऑप्शन। 142 पर चल लेते हैं। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता रहा था, लैंडफिल साइट क्या होती है। देखिए, जो
हम कचरा उत्पन्न करते हैं, जो चीज हम वेस्ट हम फैलाते हैं, उस वेस्ट को जब किसी जमीन में ले जाकर फेंक दिया जाता है तो वो होती है लैंडफिल साइट। आपके सबके शहरों में ये कहीं ना कहीं होंगी, शहर के बाहर ही इनको रखा जाता है। पूरे शहर का कचरा उठाकर इन साइट पर, साइट का मतलब कोई प्लेस, लैंडफिल साइट, लैंडफिल साइट किसी बेकार जमीन को देखा जाता है जहां पर कोई और प्रोडक्टिव काम ना हो सकता हो, वहां पर शहर का, इलाके का सारा वेस्ट ले जाकर डाल दिया जाता है, उसी को कहते हैं लैंडफिल साइट। लैंड को फिल कर दिया हमने कचरे से। अब होता क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, क्योंकि ये सारा का सारा वेस्ट होता है, इसमें तरह तरह की चीजें आती हैं शहर से निकल के, तो इनमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस की वजह से आग लग जाती है और यहाँ से धुआं उठता रहता है। ये धुआं पोल्यूशन का कारण होता है। तो ये लैंडफिल साइट है और यहां से देखो धुआं उठ रहा है, हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये कहा जा रहा है सेंटेंस में कि जो स्मोक लैंडफिल साइट से बाहर आ रहा है, मेकिंग द सिटीज पोल्यूटेड एयर इवन मोर टॉक्सिक। आगे की स्ट्रक्चर में बता देता हूं, हालांकि आसानी है। इस यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गई और सब्जेक्ट तो हमारा ये था ही, द थिक स्मोक, और मेकिंग हो गई वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि मेन वर्ब के रूप में, और चूंकि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है द सिटी इज पोल्यूटेड एयर। सिटी यहाँ पर पजेसिव नाउन हो गया, पोल्यूटेड एयर होगी इसकी पजेशन। रिलेशन बता रहे हैं, सिटी की तो कोई पजेशन हो नहीं सकती, रिलेशन एसोसिएशन बताने के लिए भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगा लेते हैं। एयर यहाँ पर नाउन हो गया, पोल्यूटेड इसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव लग रहा है। इवन मोर टॉक्सिक, अब देखिए जो मेक है ये एक ऐसी वर्ब है कि इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर उस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी आप लिख सकते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में भी इन वर्ब्स के बारे में बताया था, लेट, बिड, मेक, हेल्प, वॉच, सी, फील, हियर, नोटिस, और भी हो सकती हैं, एटीसी लिखवा देता हूं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा यही वर्ब देखने को मिलती है। तो इनके साथ स्ट्रक्चर ऐसी होगी कि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इनके बाद आपको इनका ऑब्जेक्ट लिखा मिलेगा, द सिटी इज पोल्यूटेड एयर, मेकिंग का ऑब्जेक्ट है, और फिर उसके बाद जो ये स्ट्रक्चर लिखी है ये लगाई गई है इस ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। और चूंकि ऑब्जेक्ट हमारा नाउन है तो नाउन को अगर कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो उसके मीनिंग को कंप्लीट करे, तो नाउन के मीनिंग को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने एडजेक्टिव यूज कर लिया, क्योंकि एडजेक्टिव का फंक्शन ही ये होता है इंग्लिश ग्रामर में कि वो नाउन को मॉडिफाई करें या नाउन के मीनिंग को कंप्लीट करें, उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें। तो टॉक्सिक हमारा हो गया एडजेक्टिव, मोर हो गया हमारा एडवर्ब इस टॉक्सिक के लिए, और इवन को एडवर्ब की तरह लगाया जाता है किसी भी क्वालिटी को, किसी भी एट्रीब्यूट को एम्फेसाइज करने के लिए, उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उस पर जोर देने के लिए। मोर टॉक्सिक सही था, इवन मोर टॉक्सिक, तो ये एडवर्ब इवन लग गया मोर के लिए। ये सारा का सारा इवन मोर टॉक्सिक एडजेक्टिव फ्रेज है, और एडजेक्टिव फ्रेज होने की वजह से इस ऑब्जेक्ट का यानी कि द सिटी इज पोल्यूटेड एयर जो कि एक नाउन फ्रेज है उसका कॉम्प्लीमेंट बन पाया। इस तरह से आपको सेंटेंस को वर्ड टू वर्ड जो है एनालाइज करना है, सिंटैक्टिकल एनालिसिस करना है, आपके ग्रामर जो है आपकी पकड़ में आ जाएगी। 141 हो गया, 142 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट हैड देयर प्रीमाइसेस इन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वर क्रिपल्ड बाय द लॉस ऑफ ब्लैंक दिया हुआ है एंड हार्डवेयर। ठीक है, शुरू से स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस हमारा नाउन हो गया, फाइनेंशियल उसके लिए हो गया एडजेक्टिव, और ये हमारी जो नाउन फ्रेज है ये सब्जेक्ट के फंक्शन में आएगी। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट यहां पर हो नहीं सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसी नाउन फ्रेज को या किसी प्रोनाउन को तभी कहा जा सकता है जब उससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लगी हो। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने वाले नाउन फ्रेज को, किसी नाउन को या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट कह देंगे। प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड्स लिखे जाते हैं वो नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं, कोई नाउन फ्रेज ही होती है, तो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई कंटेक्स्ट है नहीं, कोई ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पर नहीं लगी है, कोई प्रीपोजिशन यहाँ पर नहीं लिखी है, तो ये ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया आपका सब्जेक्ट। दैट लगा है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के फंक्शन में, और रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करने के लिए आया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इस वाली क्लोज से। दैट यहां पर सब्जेक्ट के फंक्शन में हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन भी हो जाते हैं और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम भी कर जाते हैं। हैड यहां पर
वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट दियर प्रीमाइसेस। दियर किसके हिसाब से आया है? दियर आया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस प्लूरल था। तो सब्जेक्ट जो है हमारा, देखिए ये जो डैट है इसका अपना कोई नंबर है नहीं, इसको सिंगुलर प्लूरल कह नहीं सकते। इसका सिंगुलर या प्लूरल होना डिपेंड करता है उस एंटीसीडेंट पे जिसके लिए आया है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्लूरल था तो डैट को भी प्लूरल कंसीडर किया, उसी हिसाब से दियर आ गया यहाँ पर। दियर प्रीमाइसिस, प्रीमाइस का मतलब होता है, प्रीमाइसिस का मतलब होता है वो लैंड, और उस लैंड पर बिल्डिंग जो किसी कंपनी ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी पर्सन ने ओन की हुई हो। मैं इसका मीनिंग लिखवा देता हूं, अच्छा वर्ड है प्रीमाइसिस, द लैंड and the building on it owned by someone, especially a company और ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशली ये कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। आपकी जो जमीन है, आपकी जमीन पर जो बिल्डिंग है उसे हम आपका घर कह देते हैं। किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की लैंड, उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी बिल्डिंग को, उसकी स्ट्रक्चर को, जहां पर उसका बिजनेस हो जाता है, जहां पर उसका ऑपरेशन होता है, जहां पर उसको ऑपरेट किया जाता है, जहां पर उसके एम्प्लॉय होते हैं, उसको कह देते हैं प्रीमाइसेस। ठीक है, सेंटेंस पर वापस आते हैं। तो द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट हैड देयर प्रीमाइसेस इन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इन यहाँ पर प्रीपोजिशन लगाया गया है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया उस रीजन को बताने के लिए जो कि क्लोज कन्फाइंड रीजन है। तो एक इलाका है जिसको हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कह देते हैं, तो उस लिमिटेड, उस कन्फाइंड जिसकी बाउंड्री है, उस बाउंडेड रीजन को रिफर करने के लिए इन प्रीपोजिशन को लगाया जाता है। ये हो गया हमारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जहां पर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के प्रीमाइसेस हैं। अब ये तो हो गई हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट हैड देयर प्रीमाइसेस इन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमारा सब्जेक्ट था, इसके लिए आ गई ये वाला प्रेडिकेट वर क्रिपल्ड। वर यहां पर बी की फॉर्म हो गई, सेकेंड फॉर्म लगी है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फिर उसके बाद लिखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रिपल्ड। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां पर भी आ जाए आपको समझना चाहिए कि ये पैसिव स्ट्रक्चर है। क्रिपल का मतलब क्या होता है? क्रिपल का मतलब भी मैं समझा देता हूं, अच्छा वर्ड है। देखिए मैं सीधे सीधे आपको ब्लैंक समझा सकता था, लेकिन कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं, मैं फिर से ये बात दोहरा रहा हूं, कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर वीडियोस आपकी लंबी हो जाती हैं। मैं जानता हूं कि मैं एक वीडियो में 5 या 6 सेंटेंस कराता हूं और वही वीडियो एक घंटे की, सवा घंटे की, कभी कभी 1.5 घंटे की, पौने 2, सवा 2 घंटे की भी मेरी 5 सेंटेंस की वीडियो गई है। लेकिन जब ये 5 सेंटेंस मैं यहाँ पर लिखवाता हूँ, ये 5 सेंटेंस मेरे सामने आते हैं, तो वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, मौका होता है कि इन 5 सेंटेंस के थ्रू मैं आपको 50 ऐसे कॉन्सेप्ट सिखा सकूं जो आपके 500 क्वेश्चन में आपके काम आए। और आपके लिए भी, आपकी भी सोच इसी तरह की होनी चाहिए कि जब एक सेंटेंस आपके सामने आया या 5 सेंटेंस आपके सामने आए, तो उन्हीं 5 सेंटेंस के थ्रू आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर हो, आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाए, इतनी अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाए कि वो आने वाले अगले 500 सेंटेंस में आपकी हेल्प करें। इस तरह से अगर आप सोचने का तरीका अपनाते हैं तो आप बहुत ही जल्दी ग्रामर पर पकड़ बना लेंगे। क्रिपल, देखिए क्रिपल जो वर्ड है वो नाउन भी हो सकता है। क्रिपल वर्ड जब नाउन होता है तो हम इसको एक ऑफेंसिव वर्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं किसी ऐसे पर्सन के लिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो। कोई पर्सन है जिसके हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते बेचारे के, वो ठीक से चल फिर नहीं सकता है, उसको ऑफेंसिवली हम क्रिपल कह देते हैं। ये गलत वर्ड है, अच्छे लोग इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। ऑफेंसिव वर्ड है, एक्सट्रीमली ऑफेंसिव वर्ड है। कोई पर्सन जिसके हाथ पैर ठीक से काम ना कर रहे हो, यूजुअली काम ना करते हो, बेचारा अपंग हो, दिव्यांग हो, आप उसको क्रिपल कह दो, चिढ़ जाएगा, वो गुस्सा हो जाएगा। गलत, ऑफेंसिव वर्ड है। तो इतनी सी बात है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्रिपल जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है ये यूज किया जाता है किसी ऐसे पर्सन के लिए जिसके हाथ पैर काम न कर रहे हो। एन एक्सट्रीमली ऑफेंसिव word used for a person whose legs and
आर्म्स डोंट वर्क यूजुअली। क्रिपल जब वर्ब होता है, आपके सेंटेंस में तो वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। क्रिपल जब वर्ब होता है तो इसका मीनिंग होता है टू इंजर और हार्म समवन so that he can't walk or move usually। किसी पर्सन को इतनी बुरी तरह से इंजर कर देना, इतनी बुरी तरह से उसे हार्म कर देना कि वो चल फिर भी ना सके, क्रिपल करना होता है। एक और इसी से सिमिलर मीनिंग इसका निकल के आ जाएगा, टू सीवियरली डैमेज समथिंग। ये जो ऊपर वाला मीनिंग है ये किसी पर्सन से रिलेट कर रहा है, नीचे वाला जो मीनिंग है वो किसी कंपनी से, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, किसी मशीन से रिलेट करके लिख रहा हूं। टू सीवियरली डैमेज समथिंग सो दैट इट कैन नॉट ऑपरेट। कोई मशीन आपके सामने रखी है, आपने उसको इतनी बुरी तरह से डैमेज कर दिया, इतनी बुरी तरह से उसको नुकसान पहुंचा दिया कि वो अब ऑपरेट भी नहीं कर पा रही है, चल भी नहीं पा रही है। किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को आपने इतनी बुरी तरह से डैमेज कर दिया, इतना बुरा नुकसान पहुंचा दिया फाइनेंशियली, स्ट्रक्चरली, कि वो ठीक से ऑपरेट भी नहीं कर पा रही है। आपने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब कर दिया है, उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लिया आपने, आपने उसको क्रिपल कर दिया। इस मीनिंग को लेकर जरा आइए क्वेश्चन में, सेंटेंस में अपने। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर क्रिपल्ड बाय द लॉस। बाय यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा है और प्रीपोजिशन के बाद लिखा है उसका ऑब्जेक्ट डूअर, उस मेथड को, उस फैक्टर को बताने के लिए कि किसकी वजह से ये हुआ। अब लॉस तो एक नाउन फ्रेज है, इस नाउन फ्रेज से दूसरे नाउन को जोड़ने के लिए, रिलेट करने के लिए हमने ऑफ प्रीपोजिशन लगा दिया और इस प्रीपोजिशन के बाद आना चाहिए ऑब्जेक्ट जो कि एक नाउन होगा। आगे लिखा हुआ है एंड कंजंक्शन, और एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है दो नाउन को। दूसरा नाउन है हमारा हार्डवेयर, और ये वाला ब्लैंक में जो नाउन आएगा एंड, और ये जो हार्डवेयर, ये जो नाउन है, दोनों नाउन एंड कंजंक्शन से जुड़कर पूरी की पूरी फ्रेज ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गई, रिलेट करने के लिए द लॉस को, कि किसके लॉस की बात की जा रही है। तो इंडिविजुअल के लॉस की बात की जा रही है। क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई इंडिविजुअल, एक ही पर्सन काम करता है? देखिए, इंडिविजुअल का मतलब होता है अ सिंगल पर्सन और थिंग। किसी एक सिंगल पर्सन को आप, किसी एक सिंगल पर्सन को, किसी एक सिंगल थिंग को आप इंडिविजुअल कह सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई इंडिविजुअल पर्सन, एक ही पर्सन काम करता है, उसी का लॉस हो गया तो वो क्रिपल्ड हो गए। इंडिविजुअल का मतलब मैं लिखा देता हूं, अ सिंगल पर्सन और थिंग। पर्सनल का मतलब होता है द प्यूपिल, पर्सनल का मतलब होता है द प्यूपिल employed in a company और ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं काम करने के लिए, नौकर चाकर होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, उन सब को सम्मिलित रूप से आप पर्सनल कह सकते हैं। द पीपल एम्प्लॉयड इन ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर ब्लैंक में ये वाला वर्ड आ रहा है, आ सकता है, इसका मीनिंग यहां पर जस्टिफाइबल है, सेंटेंस के सिमेंटिक्स को कंप्लीट कर रहा है। ग्रुप नहीं आ सकता। देखिए, ग्रुप अगर आप लगाने की कोशिश करोगे तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि किसके ग्रुप की बात हो रही है। वो लोगों का ग्रुप है, वो मशीन्स का ग्रुप है, या थिंग्स का ग्रुप है। तो ग्रुप अपने आप में इनकम्प्लीट मीनिंग के साथ होगा इस स्ट्रक्चर में अगर लाने की कोशिश करेंगे। पर्सन फिर से किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा है तो ये भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा 142 का दूसरा। आगे चल लेते हैं, क्या लिखा हुआ है? अदाली खाल इज सच अ ब्लैंक दिया हुआ है विलेज इन गढ़वाल दैट हार्डली एनी टूरिस्ट कैन रीच देयर। अडाली खाल ये पूरी की पूरी एक नाउन है, एक विलेज का नाम है। दोनों आप ये मत सोच लेना कि ये नाउन हो गया खाल और इसके लिए ये नाउन मॉडिफायर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नहीं। जैसे मैं लिखूं अभिषेक चौहान, अभिषेक चौहान, तो ये एक कंपाउंड नाउन है, ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, एक पर्सन का नाम है, मेरा नाम है। तो ऐसा मत कह देना कि ये वाला जो अभिषेक है इस चौहान के लिए नाउन मॉडिफायर बना दो। कुछ नाम अपने अपने
स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा वर्ड लिए रहते हैं उन्हें कंपाउंड नाउन कहते हैं। या डाली खाल एक नाम हो गया, कंपाउंड नाउन है, पूरा का पूरा ये नाउन हो गया और सब्जेक्ट के फंक्शन में है। इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की तरह आई है। लिंकिंग वर्ब हमारी बी की फॉर्म यानी कि मेन वर्ब ही होती है। और इसके बाद लिखा हुआ है इसका कॉम्प्लीमेंट। क्या है कॉम्प्लीमेंट इसका? इसका कॉम्प्लीमेंट है पूरी की पूरी स्ट्रक्चर। लिंकिंग वर्ब के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट। विलेज हो गया नाउन, और चूंकि विलेज नाउन है तो यहां पर आना चाहिए नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड यानी कि कोई एडजेक्टिव। इन चारों शब्दों में से कोई एक एडजेक्टिव उठाकर यहां पर लगाना है, और चारों के चारों शब्द एडजेक्टिव के स्ट्रक्चर में है, एडजेक्टिव के पार्ट ऑफ स्पीच में ही है। उसके बाद लिखा हुआ है ए आर्टिकल जो इस विलेज के लिए आया है, सच। देखिए सच जो वर्ड है वो डिटर्मिनर या फिर प्री डिटर्मिनर के फंक्शन में होता है। प्री डिटर्मिनर, डिटर्मिनर में और प्री डिटर्मिनर में थोड़ा सा फर्क है। डिटर्मिनर लगाए जाते हैं नाउन से पहले, नाउन को डिटरमाइन करने के लिए। प्री डिटर्मिनर नाउन फ्रेज से पहले लगाए जाते हैं। जैसे सच को पूरी की पूरी नाउन फ्रेज से पहले लगाया गया, तो सच यहां पर किस फंक्शन में है? प्री डिटर्मिनर के फंक्शन में है। समझ रहे हैं आप डिफरेंस? मैं लिखता यहां पर सच बॉयज, तो बॉयज हो गया नाउन और सच हो गया यहां पर डिटरमिनर के फंक्शन में। मैं यहां पर लिखूंगा सच अ बॉय, तो ये इस आर्टिकल से भी पहले लिखा गया है यानी कि पूरी की पूरी नाउन फ्रेज से पहले लिखा गया है, तो मैं सच को अब कहूंगा प्री डिटरमिनर। स्ट्रक्चर थोड़ी सी चेंज हो गई, फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया। तो यहां पर सच को प्री डिटरमिनर के फंक्शन में लगाया गया है, और यहां पर आपकी पूरी की पूरी एक नाउन फ्रेज है, और इस एडजेक्टिव को आप यहां पर आपको ढूंढकर लिखना है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा आगे ध्यान और देते हैं। इन प्रीपोजिशन, इन प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, विलेज की लोकेशन को बताने के लिए, और उसके बाद लिखी हुई है डेट क्लोज, डेट हार्डली एनी टूरिस्ट कैन रीच देयर। अब ये डेट क्लोज क्यों लगाई गई है, क्या जरूरत थी इसकी? देखिए सच जब प्री डिटर्मिनर की तरह इस्तेमाल किया गया है यहां पर, तो उसने एक मीनिंग को, एक सेंस को इनकम्प्लीट छोड़ दिया। पहले आप ये समझिए कि सच इस्तेमाल क्यों हुआ। यहां पर कोई भी एडजेक्टिव आएगा और वो एडजेक्टिव आएगा विलेज की क्वालिटी को बताने के लिए। सच उसी क्वालिटी को एम्फेसाइज करने के लिए आया है, उसी क्वालिटी पर जोर देने के लिए आया है, उसी क्वालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आया है। अब जो भी क्वालिटी यहां पर है जिसको एम्फेसाइज करने के लिए हमने सच लगाया है, उस स्ट्रॉन्ग क्वालिटी, सच ने उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया जोर डालकर, उस पर एम्फेसाइज लगाकर। तो उस स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का एक कॉन्सिक्वेंसेस है, एक रिजल्ट है, और वो कॉन्सिक्वेंसेस, वो रिजल्ट यहां पर लिखा है दैट हार्डली एनी टूरिस्ट कैन रीच देयर, उस क्वालिटी का। और इसी रिजल्ट से, इसी कॉन्सिक्वेंस से आपको पता चलेगा कि यहां पर किस तरह की क्वालिटी आनी चाहिए। लोनसम का मतलब है लोनली। अगर कोई लोनली विलेज है तो वहां पर कोई पहुंच नहीं सकता क्या? यही तो लिखा है दैट हार्डली एनी टूरिस्ट कैन रीच देयर। तो अगर कोई लोनली विलेज है तो कोई वहां पर पहुंच नहीं सकता क्या? बिल्कुल पहुंच सकता है। कोई सड़क होनी चाहिए, जाने का रास्ता पता होना चाहिए, पहुंच जाएगा। यहां पर 4 विलेज है, एक विलेज यहां है, तो इस वाले को तो लोनली कहोगे आप, इनको लोनली नहीं कह सकते क्योंकि आसपास है। इन चारों से जो दूर है वो लोनली विलेज है, लेकिन अगर वहां जाने का रास्ता पता है और बढ़िया सड़क है तो कोई भी पहुंच सकता है। तो ये वाला तो जो वर्ड है, ऐसा वर्ड यहाँ पर, इस मीनिंग का वर्ड यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो वर्ड लिखा है, ये जो स्ट्रक्चर, ये जो क्लोज यहाँ पर लिखी है दैट क्लोज, दैट हार्डली एनी टूरिस्ट कैन रीच देयर, ये इसी स्ट्रक्चर के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए आई है। सच ने उस क्वालिटी पर एम्फेसाइज तो किया, लेकिन उस मीनिंग को कंप्लीट छोड़ दिया लिसनर के सेंस में, लिसनर के दिमाग में। उसी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए फिर स्पीकर ने दैट क्लोज लगाई है कि मैं जिस क्वालिटी पे एम्फेसाइज कर रहा हूं, जिस क्वालिटी को स्ट्रॉन्ग बना रहा हूं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, उस इतनी स्ट्रॉन्ग को मैंने दैट क्लोज लगाकर बताया। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखी हुई है, जो दैट क्लोज यहाँ पर लिखी हुई है, इसी के सेंस से लगाने की कोशिश कीजिए कि वहां पर क्या क्वालिटी आ सकती है, किस क्वालिटी को बताने वाला एडजेक्टिव यहां पर आ सकता है। ड्रीमिंग, क्या कोई ड्रीमिंग विलेज है? कोई ऐसा विलेज है जो ड्रीम करता है बहुत ज्यादा? ड्रीम का मतलब होता है, आपको पता है ड्रीम का मतलब क्या होता है? सपने देखना। तो क्या कोई ऐसा विलेज है जो सपने देखता है और वहां कोई नहीं जा सकता? ये वाला भी नहीं आएगा। लोस्ट का मतलब होता है मिसिंग। कोई भी चीज मिसिंग हो जाए, मिल ना रही हो, तो मैं कह दूंगा लोस्ट है। रिमोट का मतलब होता है फार अवे इन डिस्टेंस, फार अवे इन डिस्टेंस। अब देखिए कोई विलेज अगर मिसिंग है, मिल नहीं रहा, खो गया, तो
पता कैसे है? ऊपर तो इंफॉर्मेशन दी है कि अदाली खाल गढ़वाल में है, तो मिसिंग तो कह नहीं सकते, लोस्ट विलेज तो उसको कह नहीं सकते, उसके ऊपर वाली इंफॉर्मेशन की वजह से लोस्ट तो आ ही नहीं सकता। जब उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, अदाली खाल है, वो विलेज है गढ़वाल में, तो इसका मतलब वो मिसिंग तो नहीं है, उसके बारे में पता है सबको। यहां पर आएगा रिमोट। रिमोट एक एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव का मतलब होता है फार अवे इन डिस्टेंस। डिस्टेंस में कोई चीज अगर बहुत दूर है तो मैं उसको कह दूंगा रिमोट। तो यहां पर अडाली खाल को बोला जा रहा है रिमोट विलेज, और इतना रिमोट है कि कोई वहां पर पहुंच ही नहीं सकता। दैट हार्डली एनी टूरिस्ट कैन रीच देयर। देखिए इस सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर और रह गई है जो आपको अभी समझानी बाकी है। ऑप्शन आपको पता चल गया, तीसरा ऑप्शन आएगा 143 का तीसरा ऑप्शन रिमोट आ जाएगा। डैट क्लोज यहां पर लगाई गई है। देखिए डैट क्लोज या डैट कंजंक्शन से कोई क्लोज लगाई जाती है मेन क्लोज से रिलेवेंट किसी इंफॉर्मेशन को बताने के लिए। ये मेन क्लोज सी, इस मेन क्लोज से रिलेवेंट अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन बतानी है तो आप डैट कंजंक्शन लगाकर डैट क्लोज लिखकर बता सकते हैं। हार्डली एनी टूरिस्ट नाउन हो गया, हार्ड टूरिस्ट नाउन हो गया, एनी लग गया इसके लिए डिटर्मिनर, और हार्डली लग गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। किसके लिए? इस एनी के लिए, इस डिटर्मिनर के लिए। डिटर्मिनर एडजेक्टिव के मौसेरे भाई होते हैं, उनके लिए भी एडवर्ब आ जाते हैं। तो हार्डली एनी टूरिस्ट ये क्या हो गई? पूरी की पूरी नाउन फ्रेज हो गई जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। कैन यहाँ पर मोडाल हो गया यानी कि हेल्पिंग वर्ब। रीच यहाँ पर मेन वर्ब है, और मेन वर्ब जो है हमारी वो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसको चाहिए ऑब्जेक्ट। और आगे जो लिखा हुआ है देयर, वो लिखा हुआ है एडवर्ब। देखिए देयर जो वर्ड है वो प्रोनाउन भी हो जाता है, लेकिन जो वो प्रोनाउन होता है तो वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के फंक्शन में होता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जब वो किसी दूसरी चीज की एग्जिस्टेंस को बताने के लिए एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस के शुरू में आ जाता है। जैसे आप लिख देते हैं देयर इज अ कार, तो देयर को लगाया गया है इस कार की एग्जिस्टेंस को बताने के लिए कहीं पर किसी भी लोकेशन पर। लोकेशन मैंने लिखी नहीं, सेंटेंस बड़ा हो जाता, आपको समझाने के लिए छोटा ही काफी है। तो देयर यहां पर प्रोनाउन के फंक्शन में होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम करता है किसी की कार की या किसी भी थिंग की, पर्सन की एग्जिस्टेंस को बताने के लिए, किसी क्वालिटी या किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस को बताने के लिए। तो यहां पर ऐसा तो कोई फंक्शन है नहीं देयर का। देयर क्यों आया है? देयर आया है प्लेस को रिफर करने के लिए। देयर जब प्लेस को रिफर करता है तो वो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। देयर का मतलब हो गया इन दैट प्लेस, इन दैट प्लेस। हियर इसका इससे मिलता जुलता एक और एडवर्ब प्लेस होता है HERE। हियर का मतलब हो जाता है इन दिस प्लेस। अब देखिए यहां पर स्ट्रक्चर में क्या गड़बड़ है। रीच मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल की गई है जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है, उसको चाहिए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट निश्चित रूप से कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, लेकिन उसके आगे लिखा हुआ है एक एडवर्ब प्लेस। इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में इस स्ट्रक्चर को यूज किया जा सकता है, बहुत लोग यूज करते होंगे, लेकिन फॉर्मल कन्वर्सेशन में, फॉर्मल सिचुएशन में ये स्ट्रक्चर ग्रामर के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को वोलेट करती है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, लेकिन लिखा हुआ है एडवर्ब। रीच को इंट्रांजिटिवली यूज कर लिया। तो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में सही है, आप यूज कर लो, आप कह दो किसी को आई कैन रीच देयर, लेकिन फॉर्मल कन्वर्सेशन में ये स्ट्रक्चर ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को वोलेट करती है। चूंकि हमें तो यहां पर ध्यान लगाना था तो हमने इसको इग्नोर किया। 143 का हो गया थर्ड ऑप्शन। 144 पर चल लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? सी वाज ब्लैंक दिया हुआ है टू हैव वर्क विद सम रिनाउंड साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सी यहां पर प्रोनाउन है सब्जेक्ट के फंक्शन में। वाज यहां पर लिंकिंग वर्ब हो गई, बी की सेकंड फॉर्म लगी है, मेन वर्ब की तरह लगाई गई है। लिंकिंग वर्ब के बाद आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आपको उठाकर लगाना है। कॉम्प्लीमेंट भी ऐसा जो एडजेक्टिव के पार्ट ऑफ स्पीच में हो, एडजेक्टिव के फंक्शन में हो। फेवरेबल, अफ्लुएंट, चार्म्ड, फॉर्चुनेट। चारों शब्दों में से कौन सा आएगा? सेंटेंस के मीनिंग को समझकर पता लगाते हैं। सी वाज ब्लैंक टू हैव वर्कड विद सम रिनाउंड साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फेवरेबल, देखिए फेवरेबल का मतलब होता है गुड फॉर यू। कोई भी चीज आपके लिए गुड है, आप उसको फेवरेबल कह सकते हैं।
या फेवरेबल का मतलब हो जाएगा इन फेवर। कोई भी सिचुएशन अगर आपके फेवर में है, आपको उसका एडवांटेज मिल रहा है, तो आप उसको फेवरेबल कह सकते हैं। अफ्लुएंट का मतलब हो जाता है हैविंग अ लॉट ऑफ मनी और थिंग्स। किसी पर्सन के पास बहुत सारी चीजें हैं इस्तेमाल करने के लिए, बहुत सारा पैसा है, आप उसको अफ्लुएंट कह सकते हैं। चार्म का मतलब हो जाएगा वेरी प्लीज्ड, वेरी प्लीज्ड या अट्रैक्टेड विद समवन्स चार्म। किसी के चार्म से कोई पर्सन अट्रैक्टेड है, तो जो पर्सन अट्रैक्टेड है उसको चार्म कह देंगे। प्लीज का मतलब वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड। अट्रैक्टेड विद समवन्स चार्म्स, चार्म। फॉर्चुनेट का मतलब हो जाएगा लकी। फॉर्चुनेट का एक सिनोनियम फेवरेबल भी हो जाता है, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो फॉर्चुनेट का मतलब हो जाएगा लकी या ब्रिंगिंग गुड थिंग्स फॉर यू, ब्रिंगिंग गुड थिंग्स। तो यहां पर किस मीनिंग को आप लगाना चाहेंगे? देखिए ये वाला और ये वाला तो वैसे ही नहीं आएगा। फेवरेबल और फॉर्चुनेट में से आप किसे चुनेंगे? फॉर्चुनेट को ज्यादा चुना जाना चाहिए। फॉर्चुनेट का मतलब हो जाता है लकी। शी वाज लकी टू हैव वर्कड विद सम रिनोन्ड साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉर्चुनेट एडजेक्टिव हो गया, सी के लिए कॉम्प्लीमेंट हो गया, आगे लिखा हुआ है एक परफेक्ट इंफिनिटिव 2 + B1, एक इंफिनिटिव लगाया है, इंफिनिटिव लगाया गया है और इंफिनिटिव को भी परफेक्ट फॉर्म में लगाया गया है। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट इंफिनिटिव तब यूज किए जाते हैं जब इंफिनिटिव में कोई ऐसा एक्शन हो जो मेन वर्ब वाले एक्शन से, मेन क्लोज के मेन वर्ब वाले एक्शन से पहले का हो। मतलब फॉर्चुनेट या लकी वो बाद में है, पहले उसने काम किया है, पहले काम किया उसने बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ। रिनोन्ड का मतलब फेमस, फेमस साइंटिस्ट के साथ उसने काम किया, बाद में उसको फॉर्चुनेट या लकी कहा जा रहा है। तो परफेक्ट इंफिनिटिव लगाया गया सी के लिए, और ये हो गया विद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया सम रिनोन्ड साइंटिस्ट। साइंटिस्ट यहाँ पर नाउन है, रिनोन्ड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव। रिनोन्ड का मतलब हो जाता है फेमस। ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ प्रीपोजिशन लगा के साइंटिस्ट को रिलेट कर दिया आगे कि कौन से वाले साइंटिस्ट की बात की जा रही है। यही हो गया 144। 144 का लगा देंगे आप फोर्थ ऑप्शन। 145 पर बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? ही वंस हैड अ वेरी फ्राइटनिंग, ब्लैंक दिया हुआ है, विद अ वाइल्ड बुल। बुल सब आपने सबने देखा हुआ है, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ही प्रोनाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। हैड यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, वंस लग गया एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, अब देखिए जो वंस है इसका मतलब क्या होता है? वंस का मतलब होता है एट अ सिंगल ओकेजन। एट अ सिंगल ओकेजन, कोई चीज एक सिंगल ओकेजन पर हुई है, आप उसको वंस लगाकर रिफर कर सकते हैं। या एट सम पॉइंट इन पास्ट। ही वंस हैड, देखिए हैड जो है यहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, क्योंकि इसके बाद कोई दूसरी वर्ब तो है नहीं, तो इसी को मेन वर्ब कंसीडर करना पड़ेगा। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और यहाँ पर हैड का मतलब है टू एक्सपीरियंस या टू परफॉर्म। इस फंक्शन में, इस सिचुएशन में हैड का मतलब आ जाता है टू एक्सपीरियंस या टू परफॉर्म। ही वंस हैड अ वेरी फ्राइटनिंग, फिर यहां पर कोई भी ब्लैंक आएगा, ब्लैंक में कोई भी इनमें से ऑप्शन आएगा। और ऑप्शन में आप देखेंगे अपॉइंटमेंट, एनकाउंटर, एंटरप्राइज, कमिटमेंट, चारों शब्द जो है नाउन लिखे हैं, तो यहाँ पर कोई भी नाउन आएगा। और निश्चित रूप से यहाँ पर नाउन आना चाहिए, क्योंकि फ्राइटनिंग जो है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब की तरह तो आ नहीं रही है, वो आ रही है प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, यानी कि एडजेक्टिव के रूप में। और एडजेक्टिव निश्चित रूप से किसी नाउन के लिए आया होगा, और ये वेरी लगा दिया गया एडवर्ब इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए, फ्राइटनिंग को, और ए लगाया गया आर्टिकल के रूप में, और आर्टिकल तो किसी नाउन के लिए आएगा, और चूंकि ए लगाया गया है तो कोई ऐसा नाउन आएगा जो कि काउंटेबल हो। उसके बाद विद आ गया, विद प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद उसका
ऑब्जेक्ट लिखा है अ वाइल्ड बुल, एक नाउन फ्रेज। बुल नाउन हो गया, वाइल्ड उसके लिए एडजेक्टिव हो गया। चूंकि एक बुल की बात की गई थी, बुल कॉमन काउंटेबल नाउन है, तो उसके लिए ए आर्टिकल आ गया। अपॉइंटमेंट आना चाहिए, एनकाउंटर आना चाहिए, एंटरप्राइज आना चाहिए, कमिटमेंट आना चाहिए। देखिए, फ्राइटन के मीनिंग से भी आपको पता चलेगा, जो आसपास के कोलोकेटिंग वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग से भी आपको कई बार अंदाजा होता है कि किस तरह के वर्ड को यहां पर लिखा जाना चाहिए। फ्राइटनिंग के अगर मीनिंग को आप समझ पाते हैं, आप जानते हैं, तो इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। फ्राइटनिंग का मतलब क्या होता है? फ्राइटनिंग एक्चुअली में एक वर्ड होता है फ्राइट। फ्राइट का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ फियर। ये जो होता है ये नाउन होता है। अब इसी सेम मीनिंग को वर्ब के फंक्शन में कन्वे करने के लिए हम एक वर्ड बना देते हैं फ्राइटन। फ्राइटन जो हो गया हमारी वर्ब हो गई, और इसका मतलब हो गया टू मेक समवन फील फियर। आपने किसी पर्सन को डरा दिया, या किसी सिचुएशन ने, किसी थिंग ने किसी पर्सन को डरा दिया, आपने उसको फ्राइटन कर दिया। अब इस वर्ब में आईएनजी लगाकर हमने बनाया प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्राइटनिंग। और इस एडजेक्टिव का यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का मीनिंग हो गया मेकिंग समवन फील फियर। फ्राइटनिंग का मतलब हो गया कोई ऐसी चीज जो किसी के अंदर फियर को यानी कि डर को महसूस करा दे। मेकिंग समवन फील फियर। वापस आते हैं सेंटेंस पर। तो क्या अपॉइंटमेंट कोई ऐसा नाउन है, कोई ऐसी थिंग है जो किसी को फ्राइटन कर सके? देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव मीनिंग को कन्वे करते हैं। वो जिस नाउन के लिए इस्तेमाल होगा वो नाउन ही फ्राइटन करेगा, वो नाउन ही किसी के अंदर डर को महसूस कराएगा, डर उत्पन्न करेगा। तो क्या अपॉइंटमेंट कोई ऐसा नाउन है जो फ्राइटन कर सके किसी को? अपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है? अपॉइंटमेंट का मतलब होता है द फॉर्मल एग्रीमेंट टू मीट समवन। आप किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेते हैं, आप किसी लॉयर का, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो आप क्या करते हैं? एक फॉर्मल एग्रीमेंट करते हैं। पहले उसके पास जाके, उसके किसी पीए के या किसी भी पर्सन के पास जाकर कि हमें इस पर्सन से मिलना है, तब आपको 9, 10 या 4 तारीख का या 5 तारीख का अपॉइंटमेंट मिल जाता है। वो क्या होता है? वो एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है किसी से मिलने का। प्रियर फॉर्मल एग्रीमेंट टू मीट समवन। प्रियर फॉर्मल एग्रीमेंट टू मीट समवन। एक तो ये मीनिंग हो गया अपॉइंटमेंट का। और दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है? दूसरा मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ ऑफिशियली चूजिंग समवन फॉर ए जॉब। आपने किसी पर्सन को किसी काम के लिए ऑफिशियली चूज कर दिया, आपने उसको क्या कर दिया? अपॉइंट कर दिया। आता है ना, लोगों के पास अपॉइंटमेंट लेटर आया है उनका, यार मेरा अपॉइंटमेंट हो गया, यार मेरा अपॉइंटमेंट जुलाई में है, यार मेरा अपॉइंटमेंट डिले कर दिया कंपनी ने, एसएससी ने। इस तरह की बातें सुनी होंगी। तो अपॉइंटमेंट का एक मतलब ये भी हो जाता है द एक्ट ऑफ ऑफिशियली चूजिंग। मैं वोकैबुलरी पढ़ा रहा हूं, मैं वोकैबुलरी का इंप्लीमेंटेशन पढ़ा रहा हूं, वोकैबुलरी भी पढ़ा रहा हूं, और वोकैबुलरी को इस्तेमाल कैसे करना है सेंटेंस की स्ट्रक्चर में, ताकि वो सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव मीनिंग को यानी कि उसके सिमेंटिक्स को कंप्लीट कर सके, जस्टिफाई कर सके। द एक्ट ऑफ ऑफिशियली चूजिंग समवन फॉर ए जॉब। तो क्या इन दोनों ही मीनिंग के हिसाब से अपॉइंटमेंट में कोई ऐसा सेंस है, कोई ऐसा मीनिंग है जो किसी को फ्राइटन कर सके? नहीं कर सकता। ये तो हटा दो। एनकाउंटर का मीनिंग समझ लेते हैं। एनकाउंटर, एक तो वही एनकाउंटर होता है जो पुलिस वाले कर देते हैं किसी का, टू किल समवन, टू किल ए पर्सन फॉर द बेटर ऑफ सोसाइटी, या कोई भी लीगल रीजन के लिए। एनकाउंटर जब नाउन होता है तो उसका मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड मीटिंग। किसी से अगर अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो जाए, अचानक से कोई कहीं मिल जाए, तो आप उसको क्या कहते हैं? एनकाउंटर। जब ये वर्ब होती है, वर्ब भी हो जाता है ये वर्ड, तो इसका मतलब होता है टू मीट
someone unexpectedly, unexpectedly। तो इस वाले मीनिंग पर एनकाउंटर की जरा फोकस कीजिए, इसी मीनिंग में ये आपके सेंटेंस की स्ट्रक्चर में आ सकता है, क्योंकि जो वाइल्ड बुल के साथ उसकी मीटिंग हुई है वो अनएक्सपेक्टेड मीटिंग है। वो क्या है, एक तरह का एनकाउंटर है। उस एनकाउंटर ने ही जो है फ्राइटन कर दिया। अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते थे, ऐसा तो है नहीं। पहले किसी छोटे से उसके बछड़े के पास गए और उससे बोला कि हमें जो है इस बुल से, वाइल्ड बुल से मिलना है, हमें अपॉइंटमेंट दे दो, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो ये दूसरा वाला जो है ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। एंटरप्राइज का मतलब होता है अ कंपनी। किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप एंटरप्राइज कह सकते हैं, ठीक है। किसी प्रोजेक्ट को आप एंटरप्राइज कह सकते हैं, ये भी यहां नहीं आएगा। कमिटमेंट का मतलब होता है प्रॉमिस या अ डिसीजन टू डू समथिंग। कमिटमेंट का मतलब अ प्रॉमिस और अ फर्म डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन टू डू समथिंग। कमिटमेंट का मतलब अ प्रॉमिस और अ फर्म डिसीजन टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, ठीक है। 145 का दूसरा ऑप्शन हो गया। 146 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। डूरिंग द इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई, उसके बाद टू लिखा हुआ है, फिर ब्लैंक दिया हुआ है दियर रिवर्स इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज। देखिए यहाँ पर टू लिखा हुआ है और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की स्ट्रक्चर बन रही है, यहाँ पर इन्फिनिटिव लगाया गया है, ओके। और चारों शब्दों में, चारों ऑप्शंस में जो शब्द दिए गए हैं, वर्ब है, ये भी एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। वर्ब के मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आपके सामने खोलता हूं। ड्यूरिंग प्रीपोजिशन हो गया और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट द इलेक्शंस। प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गई। एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया है कि यहां पर जो कुछ भी हुआ वो किस टाइम में हुआ, इलेक्शंस के टाइम में हुआ, इलेक्शंस की ड्यूरेशन में हुआ। पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टीज नाउन, और पार्टीज को मॉडिफाई करने के लिए पॉलिटिकल लगा दिया गया जो कि एडजेक्टिव है, और पॉलिटिकल पार्टीज नाउन फ्रेज जो है सब्जेक्ट के फंक्शन में आ गई। चूंकि पार्टीज प्लूरल नाउन था तो ट्राई को हमने मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया है और प्लूरल के साथ यूज होने वाली वर्ब की तरह इस्तेमाल किया है। ट्राई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, और वो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है 2 + V1 के रूप में, इन्फिनिटिव के रूप में, इन्फिनिटिव के रूप में। और इन्फिनिटिव भी ऐसा लिखा हुआ है, इन्फिनिटिव भी ऐसा लिखा हुआ है जिसमें जो वर्ब आनी है वो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब आनी है, क्योंकि उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। क्या है ऑब्जेक्ट? दियर रिवर्स। रिवर्स का मतलब कंपटीटर्स, अपोजिशन वाले जो होते हैं। रिवर्स हो गया नाउन और दियर हो गया उसके लिए पजेसिव डिटरमिनर, ठीक है। तो ऐसी कोई यहां पर वर्ब लगाई जानी है जिसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाए, मतलब जो ट्रांजिटिव हो। इन ऑर्डर टू, ये एक प्रीपोजिशन हो गई, इस प्रीपोजिशन के बाद हो गया ऑब्जेक्ट। इन ऑर्डर, ये एक प्रीपोजिशन हो गई इन, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट। टू गेन एक इन्फिनिटिव हो गया 2 + V1, और इस गेन ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और इसके बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट एडवांटेज। इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज, इन ऑर्डर 2 + V1, ये स्ट्रक्चर ऐसी ही रहती है, इन ऑर्डर 2 + V1, ठीक है। क्या आना चाहिए यहां पर? लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब होता है टू प्रेज। कमेंड, कमेंड का मतलब भी टू ऑफिशियली प्रेज समवन। ऑफिशियली नहीं, फॉर्मली लिखो, फॉर्मली प्रेज समवन। कोवेट, कोवेट का मतलब होता है टू वांट टू हैव समथिंग वेरी मच। कोई भी चीज है मैं उसको वांट कर रहा हूं कि वो मेरे पास हो बहुत ज्यादा, तो मैं उसको कोवेट कर रहा हूं। टू वांट टू हैव समथिंग वेरी मच। विलीफाई का मतलब होता है टू डिफेम। डिफेम कह दो या कह दो, विलीफाई का मतलब हो जाएगा टू स्पीक नेगेटिव थिंग्स अबाउट समवन। टू स्पीक नेगेटिव, टू स्पीक नेगेटिवली अबाउट समवन।
तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो ड्यूरिंग इलेक्शंस में क्या करती हैं, किसी की अपने अपने रिवल्स की, अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो अपोजिशन वाले हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, प्रेज करते हैं उन्हें? नहीं। कोवेट करते हैं, उनको वांट करना चाहते हैं कि वो उनके पास हो? नहीं। विलीफाई करते हैं, उनको डिफेम करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, नेगेटिव चीजें बोलते हैं उनके बारे में। तो यहां पर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 146 का फोर्थ। देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इस तरह की प्रोसेस में, इस तरह की अप्रोच में, लेकिन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो बड़ी सॉलिड होगी। एक एक सेंटेंस आपको 10-10 सेंटेंस की समझ देके जाएगा। आप जो है इस अप्रोच को फॉलो करें। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।